से बोल दे रहे बेटा, जरा फिर से समझ लीजिए। एक झील है, झील पे एक नाव है, नाव में कच्चा लोहा लदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अभी डूबा नहीं है, तैर रहा है। लेकिन नाविक को ये डर लग रहा है कि संभवतः नाव डूब सकती है, वेट ज्यादा हो गया, वजन ज्यादा हो गया, डूबी नहीं है। उसने कच्चा लोहा उठा के पानी में फेंक दिया। यहां तक तो क्लियर है। तो ये लोहा कहां चला गया बेटा? पानी में चला गया। क्लियर है? क्वेश्चन अब शुरू होगा। पानी का स्तर जहां था, क्या पानी का स्तर वहीं रहेगा? नीचे हो जाएगा, ज्यादा नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा? तो इसीलिए ना क्वेश्चन है कि दिमाग की दही बने आपकी, है ना। अच्छा, इतना जल्दी कैसे बोल दिया आपने? मैंने उत्तर तो मुझे लगता है बड़ा प्रॉम्प्ट दिया आपने। मुझे लगता है ना साइंस समझने की कोशिश किए, ना उसके सिद्धांत को समझने की कोशिश किए, व्यवहार में जो मन कहा वो आपने बोल दिया। पानी का लेवल जहां है, पानी का लेवल वही ना रहेगा। सब लोग सहमत है ना? कोई आपत्ति? वहां तो नहीं ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब ये फैसला आपको करना है कि वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, और जो होगा वो आपको डिफाइन भी करना होगा। ऐसा नहीं कि कालिदास वाली स्टाइल में कुछ बोल दिए तो देखिए सर सही हो गया ना, वैसे नहीं होगा। अगर आप बताएंगे तो आपको डिफाइन भी करना होगा, ऐसा क्यों होगा। तो जैसे आपने बताया बेटा कि पानी का स्तर वही रहेगा, तो कुछ डिफाइन कर पाएंगे क्यों? हो सकता है सही हो, मैं मजाक बहुत करता हूँ, सही को गलत गलत बोलता रहता हूँ। नहीं, वो हमारे मित्र बोले थे। आप बताओ बेटा। हाँ, आप ही बताओ। नाव पे ही था पहले से ही लोहा, तो मतलब उसका भार तो उतना ही रहेगा, उतना ही पानी हटाएगा। अगर नाव पे रहेगा तब भी, नाव पे रहेगा तब भी, और डूब जाएगा तब भी। तो बड़ी सिंपल सी बात थी। तो फिर वहीं पे फेंके है ना जहाँ पे पहले था। जहां पे तैर रहा था उसी के अंदर फेंक दिया, बस यही ना किया, और क्या किया? कुछ नया तो नहीं किया। कभी आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े हो? उसमें यही है कि कोई वस्तु जितना पानी हटाती है उसका, हाँ, जितना पानी हटाती है, इसके आगे वगे सब गायब है। उसका भार उतना ही है। तो अगर ढंग से पढ़ा होता तो जवाब दे देते। आर्किमिडीज ने बताया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव पे तैरती है तो अपने भार के बराबर जल विस्थापित, पढ़ा है ना मोटा मोटा। आगे भी पढ़ा है, कुछ कहा था उन्होंने? यही कहा था खाली। आगे उन्होंने कहा था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो अपने आयतन के बराबर जल हटाती है। यही क्लू था जिसे आप समझ नहीं पाए और चौपट कर डाले थे। जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरेगी, वो चाहे जैसे तैरे, जैसे हम लोग नाव पे बैठ जाते हैं, नाव तैरती है, लेकिन अगर तैरना नहीं आता, पानी में कूद गए तो मर जाएंगे डूब के, है ना। साइकिल नाव पे रख ली हो, साइकिल तैर रही है, लेकिन साइकिल उठा के पानी में फेंक दिए, तो मुझे तो नहीं लगता साइकिल तैर रही है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार जब किसी द्रव में तैरेगी, तो अब ये दही बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, आसानी से भागने थोड़ा ही देंगे आपसे कि कहीं रट के आए हैं, आप इसको बता के निकल जाएं। और अगर समझ है तो बताएंगे, नहीं समझ है तो नहीं बताएंगे, है ना। ये सबसे बड़ा पहाड़ और सबसे बड़ी नदी वाला नहीं है ये मामला बुद्धि का है। एक बात मुझे बताइए, 1 किलो का बाट, 1 किलो जो बाट होता है, उसको पानी में अगर आप डाल दिए तो कितना भार हटाएगा? 1 किलो? ये प्रैक्टिकल घर पे करके देख लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ हो तो। किलो ना हो, लोहे की कोई चीज हो, लोहा जाहिर सी बात है पानी में डूबेगा। अपने आयतन के, लोहा जितनी जगह घेरेगा बस उतना पानी हटाएगा। 1 किलो का बाट अगर आप पानी में डाल दोगे ना,
तो 1 किलो के बाट का जो आयतन होगा बस उतना पानी हटाएगा, और वो पानी शायद 1 पाव भी ना हो। 1 किलो का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसी बाट को अगर आप पानी पे तैरा दिए किसी तरीके से, एक ने कहा तैरेगा ही नहीं सर, नहीं मान लीजिए उसको स्विमिंग सिखा उखा दिए कि नहीं भाई तैरो, नहीं ऐसे नहीं तैरेगा। एक लकड़ी का प्लैंक ले लीजिए जो पानी पे तैर रहा हो, पहले लकड़ी का पटरा तैरा दीजिए, फिर उसके ऊपर 1 किलो का वजन रख दीजिए। जब पटरा आप तैराओगे तो जितना पानी हटाना होगा वो हटा लेगा, ठीक है। उसके ऊपर 1 किलो का वजन रख दो ताकि वो संभाल पाए। अब 1 किलो पानी और विस्थापित होगा। क्लियर है? क्योंकि अब वो लोहा क्या हो रहा है, तैर रहा है। जब वो तैरेगा तो अपने भार के बराबर जल हटाएगा, और जब वो डूबेगा तो आयतन के बराबर जल हटाएगा। तो हो गया ना? अब थोड़ा सोच के बताओ। कम घटेगा, अस्तर तो ये सब क्यों नहीं सोचे? उत्तर बताने के पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए था। सहज बुद्धि से जो लगे वो आप बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी लोहा तैर रहा है बेटा, तो अभी अपने भार के बराबर जल हटा रहा है, यानी ज्यादा पानी हटा रहा है। जब वो लोहा डूब गया तो जितनी जगह घेरा झील के तली में, बस उतना पानी हटाएगा, यानी अपने आयतन के बराबर। और लोहे का आयतन और भार पानी की तुलना में अगर देखें तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा होती है, आयतन उसका कम होता है, तो जाहिर सी बात है पानी अब कम हटाएगा। जब तैरेगा तो भार के बराबर हटाएगा, और जब डूबेगा तो आयतन के बराबर, तो कम हटाएगा। तो कम हटाएगा तो लेवल कहाँ होगा, ऊपर कि नीचे? जब पानी ज्यादा हटेगा तो लेवल ऊपर होगा, और पानी जब कम हटेगा तो लेवल नीचे चला आएगा। पानी का स्तर क्या होगा भैया जी? नीचे हो जाएगा। ये परीक्षा में नहीं आएगा, है ना? अब इसके जैसा कुछ आएगा जहां फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो ये अच्छे कंपटीशन की यही पहचान होती है कि क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको बाध्य करेंगे कि आप सोचें, और चीजें आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो नहीं बताएंगे। चलिए, तो उसको छोड़िए। सवाना का एक दिन मैं देख रहा था, हमारा कोई मित्र नाम ले रहे थे, आपस में बातचीत। सवाना क्या होता है? ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अच्छा, तो इसकी कुछ स्पेशलिटी होती है क्या, कुछ खासियत होती है सवाना की? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है बेटा? अफ्रीका में है। वेरी गुड। इसे हम लोग सूडानी प्रदेश भी कहते हैं। कल को परीक्षा में सवाना छोड़ के पूछा सूडानी प्रदेश किसे कहते हैं तो तकलीफ हो जाएगी अगर नाम नहीं पता है तो। सवाना प्रदेश का ही एक नाम है सूडानी प्रदेश। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के सूडान में इसका विस्तार अधिक है, इसको सूडानी प्रदेश भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है सवाना खाली अफ्रीका में ही, कुछ और भी है, कहीं और भी है। सवाना जो अभी आपने कहा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो ये सिर्फ अफ्रीका में ही सवाना है कि कहीं और भी सवाना है? और अगर है तो उसके नाम क्या है? अरे उधर देखो ना, उधर देखो। पंपास जो है इसका ही भाग है, इसको अफ्रीका के लगभग मध्य में इसका विस्तार है ना बेटा? वो विषुवतीय क्षेत्र को छोड़ के, इक्वेटोरियल रीजन को छोड़ के, जहां दुनिया की सबसे सघन वन है उसको छोड़ दीजिए, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना कांगो बेसिन, तो कांगो बेसिन को छोड़ दीजिए। तो कांगो बेसिन से लेके और सहारा के बीच में, सहारा तो वनस्पति विहीन इलाका है ना बेटा, मरुस्थलीय भाग है, तो सहारा और दुनिया के सबसे सघन वन के बीच में इनका विस्तार है। किनका? सवाना का। क्लियर है बेटा? तो वही है खाली कि कहीं और भी है? हाँ, तो वही जानना चाहते, कहाँ कहाँ है? वेल्ड तो ऑस्ट्रेलिया,
वेल्ड उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। हम सवाना पूछ रहे हैं बेटा, सवाना दुनिया में कहीं और भी है? लानोस। हाँ तो बोलते चलो अगर कुछ आइडिया हो तो। ऑस्ट्रेलिया में भी है? अरे काहे डाउन्स के पीछे पड़े हो? डाउन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। रटे हो ना बेटा, इसीलिए तकलीफ हो रही है। कहीं इधर का उधर भाग जा रहा है, उधर का इधर भाग जा रहा है। डाउन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में बेटा, लेकिन डाउन्स उष्णकटिबंधीय नहीं है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड आपने बोला, किसी ने बोला अभी मैंने सुना, वो भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ना? ऑस्ट्रेलिया में भी इसे सवाना ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना ही नाम दिया जाता है। बस दक्षिणी अमेरिका में इसके नाम थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लानोस और कैंपास। अमेजन के उत्तर में लानोस और अमेजन के दक्षिण में कैंपास कि पंपास। पंपास स्टेपी प्रदेश हो जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएगा। इनकी कुछ खासियत वैसियत बताएंगे? अच्छा, पार्कलैंड कहां पाए जाते हैं? ये आपके थीसिस में पूछा गया है। पार्कलैंड, पार्क। अच्छा लैंड हटा दो, पार्क बोलो। पार्क कहां पाए जाते हैं? तो हम लोग इलाहाबाद में रहते थे तो हमारे हॉस्टल के सामने एकदम एक पार्क था जिसका नाम था हाथी पार्क। हाँ नाम ही था उसका हाथी पार्क, आज भी नाम हाथी पार्क ही है। पार्क वार्क सुने हो ना? यहां भी एक पार्क है, पता नहीं क्या नाम है इसका। हाँ है ना? तो पार्क माने क्या होता है? पार्क माने कोई जगह जो चारों से घेर दी जाए। अरे बेटा क्या हो रहा है ये? व्हाट इज दिस? घास के मैदानों के मध्य यत्र तत्र वृक्ष, यहां वहां जो पेड़ पाए जाते हैं इनको पार्क या पार्कलैंड कहते हैं। और मुझे लगता है जितने पार्क का आप नाम लो, चाहे हम लोग आर्टिफिशियल बनाते हो, चाहे जिसका नाम मैं ले रहा हूं, दृश्य यही होता है। घास और बीच बीच में इक्का दुक्का पेड़, इन्हीं को पार्क कहते हैं हम लोग। पूरा नहीं बोलते, पार्कलैंड नहीं कहते, पार्क कह के काम चलाते हैं। ज्योग्राफी कहती है नेचुरल पार्कलैंड कहां पाए जाते हैं। अरे ये पूछा हुआ प्रश्न है बेटा, अगर आप पेपर देखे होते तो आपकी नजर से गुजरा होता। सवाना में ज्यादा बड़ी होती है, सवाना की घासें काफी बड़ी होती है, सुना है। कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है, 100-150 किलोमीटर। ठीक है। हाँ नहीं, लगभग 6 से 7 फीट तो हो ही जाते। मैंने एक आदमी आराम से उसमें छुप जाए, पता नहीं चलेगा। इसलिए दुनिया का जू कहा जाता है उसे, पशुशाला कहा जाता है। जहां घासें होंगी, सुनो थोड़ा सा बात कर ले, अभी आते हैं बेटा पंचायती राज पे। आप पर्यावरण वगैरह पढ़ रहे हैं, टीचर आपसे बात कर रहे हैं। तो जीवन स्थल पे भी है, स्थलीय बायोम भी है और जलीय बायोम भी है ना? तो आप देखते हो जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि इसमें 2 तत्व होते हैं, एक भौतिक एक जैविक। इसका एक भौतिक पक्ष भी होता है और एक जैविक पक्ष होता है। एक बात मुझे बताइए, पहले जब धरती बनी थी, यानी धरती का जब निर्माण हुआ था, तो जैविक पक्ष तो नहीं था, भौतिक पक्ष ही था। तो ये भौतिक से जैविक का कनेक्शन कैसे हुआ? कोई ना कोई कनेक्टर तो होगा। कनेक्टर माने मोबाइल वाला नहीं है, माने ऐसे कनेक्टर बोला जाता है। कोई ना कोई भौतिक और जैविक के बीच में कनेक्ट करता है, जरूर किया होगा, तभी तो जीवन पनपा होगा। स्थलों पे जो कनेक्टर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और वो हैं घासें, वनस्पतियां।
क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजों की आवश्यकता है, इनको किसी जैविक चीज की आवश्यकता नहीं होती। इनको मिट्टी चाहिए, इनको सूर्यताप चाहिए, इनको पानी चाहिए, और मुझे लगता है ये सब के सब भौतिक पक्ष है। क्लियर है? हमें भी भौतिक चीजों से हमारी जिंदगी चल जाती है, वनस्पतियों की तो चल जाती है। यानी प्राथमिक उत्पादक को छोड़ के बाकी किसी की जिंदगी भौतिक चीजों से नहीं चलती। जैसे तृणभोजी जितने हैं, घास खाने वाले जंतु जितने हैं, वो घास पे जीवित रहते हैं। मांसाहारी जो है वो आपको पता ही है, तृणभोजी पे निर्भर करते हैं। हम लोग मनुष्य थोड़ा सा ज्यादा हो गए धरती पे संख्या तो हम लोग ऑमनीवोरस हैं, हम लोग सब कुछ खा पी लेते हैं। और जिससे खाने वाने की रेंज बड़ी होगी वही ना ज्यादा रहेगा। तृणभोजी होते जंगल के आसपास रहते, घास चरते सुबह उठ के जाहिर सी बात है, तो वो तो हम है नहीं। तो अब एक चीज बताइए कि धरती पर जो कनेक्टर है ना बेटा, जो भौतिक और जैविक को कनेक्ट करते हैं, वो वनस्पतियां हैं। क्योंकि वनस्पतियां ही वो पहला प्राथमिक उत्पादक हैं जो भौतिक से जैविक उत्पत्ति करती हैं। और जब ये उत्पत्ति हो गई तो जीवन लहलहा जाएगा, और जहां घासें नहीं वहां जीवन नहीं। मरुस्थलों में कहीं जीवन नहीं पनपता। प्राथमिक उत्पादक नदारत है, और प्राथमिक उत्पादक नदारत है तो पूरी फूड साइकिल गायब हो जाएगी। तो स्थलों पे ये कनेक्ट कौन करते हैं बेटा? घासें करती हैं, वनस्पतियां करती हैं। तो ये स्थलीय वायुओं का निर्माण कर देती है। सागर की तरफ चलिए, तो सागर में जो प्राथमिक उत्पादक या कनेक्टर की भूमिका में होते हैं वो प्लैंक्टॉन्स होते हैं। और प्लैंक्टॉन्स नहीं तो फिर जीवन नहीं। ये मत समझना कि सागर में जहां पानी है वहीं जीवन होगा, ना ना, जहां प्लैंक्टॉन्स होगा वहां जीवन होगा, और भरपूर जीवन होगा। क्लियर है बेटा? ये तो कनेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन इलाकों में वनस्पतियां बहुत होंगी और अपने प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में अभी भी अक्षुण्ण बनी हुई हैं, तृणभोजी बहुत होंगे, घास खाने वाले ज्यादा होंगे, और घास खाने वाले होंगे तो फिर बहुत कुछ होंगे, है ना। तो पूरा का पूरा दुनिया का जू कहा जाता है उसे, पशुशाला कहा जाता है। पार्कलैंड वहीं पाया जाता है। पार्कलैंड कहाँ पाया जाता है बेटा? सवाना में ही पार्कलैंड पाए जाते हैं। यानी जैसे हम बढ़ते हैं ना उच्च अक्षांशों की ओर, यानी जैसे जैसे हम बढ़ते हैं सहारा की ओर, सहारा के मरुस्थलों की ओर, तो अब क्या होता है? वृक्ष गायब होना शुरू होते हैं, छोटे होने लगते हैं, घासें बढ़ने लगती हैं। तो अब बीच में कुछ ऐसा दृश्य आता है कि घासें ज्यादा हो जाती हैं, पेड़ कम हो जाते हैं। बस उन्हीं इलाकों को ज्योग्राफी में पार्कलैंड कह दिया जाता है। और जैसे जैसे सवाना की ओर बढ़ेंगे अब घासें भी गायब होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक लाइन खींची हुई है कि यहां से सहारा का मरुस्थल शुरू और यहां से सवाना शुरू, बीच में एक बाउंड्री बनी है, लिखा है इसके इधर ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे एक लक्षण खत्म होता है, धीरे धीरे दूसरा लक्षण डोमिनेट करता है। कब खत्म होकर मरुस्थल शुरू हो जाएगा ये आपको क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं दिखेगी। तो पार्कलैंड बेटा वहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? दिमाग में रखिएगा। और ये सब रटिए मत बेटा प्लीज। 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं, है ना बेटा? इसको महसूस करिए। एक सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं, वो पूछते कम है, डरवाते ज्यादा। सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी खासियत है कि डरा बहुत देते हैं। तो उसने पूछा था, एक चार्ट बनाया कुछ इस टाइप का, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ऐसे उसने एक चार्ट बना दिया। अच्छा, बच्चा जब परीक्षा में चार्ट वार्ट देखता है ना, ग्राफ व्राफ टाइप का जीएस में, तो कान एकदम खड़ा कर लेता है हाई अलर्ट पे हो जाता है। और कुछ तो देखते ही नहीं, भाग जाते छोड़ के, अरे कौन बवाल में पड़े। सीधा सीधा एक आध लाइन का क्वेश्चन दिखे तो कोशिश करें। अब पूरा ये दुनियादारी तो बच्चे घबरा जाते हैं, और वो जानते हैं कि आप ऐसे घबरा जाएंगे। एक क्वेश्चन जो 5-6 लाइन में लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को देख के आप डर जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि लंबा सा क्वेश्चन है, बवाल होगा इसमें। और एक लाइन का क्वेश्चन जो दिखता है ना, लगता है ये वाला आसान होगा,
कभी कभी वही वाला बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब ना सोचें। तो क्या था बेटा, वो ऐसे एक चार्ट बनाया इस टाइप का, यहां लिख दिया माह, जनवरी, फरवरी, ऐसे करके दिसंबर तक। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जान रहा था कि जैसे ये देखेंगे भाग खड़े होंगे, और उसने कहा ताप, और उसने कहा वर्षा। सत्ताईस डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, ऐसे महीने हम लिखे नहीं है पूरा, ऐसे कर करके हर महीने का तापमान लिखा और वर्षा लिखा। 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हर जगह लिखा। का ये कौन सा क्षेत्र है? ये कौन सा क्षेत्र है? नहीं देखो, ये इस तरह के डायग्राम किताबों वगैरह में, अच्छी किताबों में बहुत मिलते हैं, आप रट थोड़ी पाएंगे, और किसी के बस का नहीं है रटना, ना आपके ना मेरे। भाई कुछ शहरों का ग्राफ दिखाया जाता है, वहां वार्षिक तापमान कैसा है, वार्षिक वर्षा कैसी है, इस तरह के दिखते, आप कितना याद कर लोगे? कोई कितना याद कर लेगा? और एग्जामिनर अगर ये पूछा है तो पागल तो है नहीं भाई, अगर वो पूछा है तो मूर्ख तो नहीं है कि वो कह रहा है कि रट के आए हो कि नहीं आए हो, ना ना। इसमें सिर्फ एक चीज देखना था, जिन बच्चों ने इसको देखा वो कर लिया, वो ये देखना था कि वर्ष का कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें वर्षा नहीं हुई, हर महीने में वर्षा हो रही है। और तापमान पे जब नजर डाल रहे हैं तो देख रहे हैं तापमान लगभग आसपास है। तो ऐसा इलाका तो धरती पे एक ही होता है। दूसरा इलाका है विषुवतीय क्षेत्र था, इक्वेटोरियल रीजन था। उच्च तापमान, वर्ष भर वर्षा, प्रतिदिन की वर्षा, ये इसकी स्पेशलिटी थी। इस ढंग से पूछ लिया, एक कौड़ी का तथ्य इसमें है, और क्वेश्चन बना के ऐसा पूछा, और बता नहीं पाए बहुत ढेर सारे लोग। तो क्वेश्चन पूछने की ये तकनीक होती है, इसमें बस सोचना ये था। अच्छा, बच्चा वो थोड़ा तथ्यात्मक होने लगा, फैक्चुअल होने लगा। जनवरी का तापमान किसका होता है इतना, अब ये सब सोचे तो काम खत्म हुआ। नजर ये रखना था कि साल भर तापमान लगभग कांस्टेंट चल रहा है। भाई अगर वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर वो इसके अलावा कोई और रीजन होता, शीतोष्णकटिबंधीय होता, शीतकटिबंधीय होता तो साल भर कम रहता। शीतोष्णकटिबंधीय होता तो ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता, कुछ महीने में बहुत हाई टेम्परेचर और कुछ महीने बहुत कम टेम्परेचर। ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेला एग्जामिनर ने, और आप खेल नहीं पाए, जो खेले वो बता दिए। तो क्वेश्चन आप तो ऐसे आ रहे हैं ना बेटा कि है कुछ नहीं उसमें, लेकिन सही ढंग से सही चीजों को अगर आपने नहीं सोचा तो आप नहीं कर पाएंगे। और आप क्या करते हो कि इक्वेटोरियल रीजन को पढ़ते समय इतना डूब जाते हो कि दो तरह के अध्ययन होना चाहिए, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो मतलब थोड़ा दूर दूर से देखो, बेसिक फीचर को समझिए। लेकिन आपकी परेशानी है कि जो पढ़ोगे उसको एकदम माइक्रो में घुस, तारीख याद कर लो, डेट याद कर लो, सब कुछ याद कर लो, और यही शहीद करता है एग्जामिनर आपको। तो उसको थोड़ा सा अपना डायमेंशन बेटर ठीक करिए, चीजों को महसूस करिए। ये जरूरी नहीं कि माइन्यूट चीजों पे ही नजर रखें, बड़ी बड़ी चीजों पे नजर रखिए, वहां से क्वेश्चन बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं। और अगर उस पर नजर नहीं है तो आप छोटी छोटी चीजें लाख याद किए रहोगे, बता नहीं पाओगे, वो आपको ध्वस्त कर देंगे, वो आपको परेशान कर देंगे। यही है खासियत कंपटीशन की, और क्या। और जैसे कुछ बच्चे तथ्यात्मक चीजें पढ़ के खुश होते हैं कि कुछ हमने कर लिया, यार कुछ करने से क्या होगा, 30-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर ही लोगे तो क्या होगा, इसे क्या बनने बिगड़ने वाला है। आपको एक लेवल तक तो जाना पड़ेगा, उस लेवल तक तब तक नहीं जा पाएंगे आप जब तक आपके पास ये अवधारणाएं नहीं होंगी। और ये अवधारणाएं होंगी तो मेंस आपका सहज हो जाएगा, नहीं तो गिरते पड़ते प्री निकल जाएगा, मेंस में कहीं अता पता नहीं चलेगा कहाँ है आप, क्योंकि वहां सब पे लिखना पड़ेगा ना बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं, जीएस वगैरह सब लिखना होगा। क्लियर है? तो इस पे थोड़ा सा पढ़िए बेटा। अब बात तो हो रही थी, लेकिन अब समय भी नहीं है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा भी नहीं पाऊंगा पूरा। अगर मौका मिलेगा तो एक आध हिस्सा जो मुझे महत्वपूर्ण लगेगा
उस पर मैं बात कर लूंगा, आपसे चर्चा कर लूंगा जो जरूरी है। तो मुझे लगता है एस्ट्रोनॉमी कुछ बच्चों ने बताया था शायद उनका रह गया है, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो मैं एस्ट्रोनॉमी पूरा पढ़ा दूंगा 10, 15, 20 दिन, जो भी समय लगेगा हम बात करेंगे आपसे। बहरहाल आज शुरुआत कर देते हैं बेटा जिस विषय पे चर्चा करनी है। अब यहां भी क्या परेशानी है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ढिमाका मेहता, यही आपके दिमाग में घूम रहा है। पंचायती राज व्यवस्था माने यही, और कुछ वही हो जाएगा जो आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो थोड़ा सा बिगर डायमेंशन में बात करते हैं। हेडिंग बनाइए, शुरुआत करते हैं। पंचायती राज का अर्थ क्या है, माने इसकी भूमिका क्या है, इसकी सोच क्या है। और मुझे लगता है कि बाकी किसी के कमेंट को मैं क्या बताऊं, महात्मा गांधी का एक कमेंट था जो आपसे जरूर हम शेयर करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र हम तभी मानेंगे जब स्थानीय स्तर पे लोकतंत्र हो जाए, यानी ग्रास रूट लेवल पे जब लोकतंत्र होगा, यानी पंचायती राज व्यवस्थाएं जब तक स्थापित नहीं होंगी तब तक भारत में लोकतंत्र नहीं होगा। हमने 2 सरकारों की कल्पना की थी, अब तो 3 सरकारें हो गई, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था बना दिया। और एक मजेदार बात कि तीनों को कर लगाने की शक्ति है। तो कर लगाने की अगर शक्ति है तो विधायी अधिकार दिया है, बिना विधि के प्रावधानों के कोई कर नहीं लगाया जा सकता, ऐसा 265 में लिखा हुआ है। बिना विधि के प्रावधानों के कोई कर लगाया नहीं जा सकता, न ही इकट्ठा किया जा सकता। तो एक बात तो तय है कि अगर पंचायती राज व्यवस्थाओं को कर लगाने की शक्ति दी गई, वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो कोई इशू ही नहीं है। हम आप एक पैसा कर नहीं लगा सकते किसी के ऊपर, 1 रुपया कर नहीं लगा सकते। शुल्क ले सकते हैं, तो शुल्क में लेते ही हूं, तो शुल्क तो लिया जा सकता है, टैक्स नहीं लिया जा सकता। क्लियर है? कर और शुल्क में कुछ अंतर है? अरे हम अभी उदाहरण तो बता ही दे तो समझ में आ ही रहा है। कर और शुल्क में पहला तो अंतर यही है कि कर विधायी कार्य है, शुल्क कार्यपालिका का कार्य है, किसी अन्य विधायी कार्य तो नहीं है। दूसरा डिफरेंस, कर अनिवार्य देता है। कर अगर लग गया आपके ऊपर देन यू हैव टू पे, आपको देना ही होगा। क्लियर है बेटा? शुल्क अनिवार्य देयता तब होगी जब आप कोई सुविधा खरीदेंगे, वो किसी कार्य के प्रतिफल में हम देते हैं, और टैक्स किसी कार्य के प्रतिफल में नहीं देते। कर दे के आप सरकार से थोड़ी कहेंगे कि हमको फलाना दे दीजिए। अरे भाई इस देश में 100 करोड़ टैक्स देते हैं लोग, अच्छा तो नहीं लगता होगा? अरे भाई मेहनत से कमाया धमाया है, 100 करोड़ टैक्स दे दें, तो मान लीजिए मजबूरी है, दे ही रहे हैं, फिर सरकार से करें देखिए दे रहे हैं, बाकी एक तो फरारी कार दे दीजिए हम। अरे कुछ तो दे दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना? कर के बदले में आपकी कोई व्यक्तिगत डिमांड नहीं होगी। कहीं आपने पढ़ा होगा बेटा, टीचर ने कहीं चर्चा किया होगा कि हमारे संविधान का एक प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि आय का समान वितरण, यानी नीति शीर्षक तत्वों में कहीं न कहीं उल्लेख किया गया कि आय का समान वितरण होना चाहिए। तो ये लिटरली संभव नहीं है कि आय का समान वितरण हो, लेकिन समान वितरण की कोशिश तो की ही जा सकती है, प्रयास तो किया ही जा सकता है। और जो टैक्सेशन है वो आय के समान वितरण का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। उनसे ज्यादा कर लेते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, और उसका लाभ उनको सबसे अधिक देते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो प्रयास तो यही है ना बेटा, कि उनसे पैसा लिया जाए जिनके पास पैसा ज्यादा है, और उनको पैसा दिया जाए जिनके पास पैसा कम है। मनरेगा का पैसा कहां से आ रहा है? करों से आ रहा है। निःशुल्क खाद्य कार्यक्रम जो चल रहा है वो पैसा कहां से आ रहा है? करों से आ रहा है। कहीं गेहूं चावल फ्री में थोड़ी मिलता है, सरकार ने इसको खरीदा होगा ना किसी से, और किसी से किससे? किसानों से खरीदा होगा, और किसानों को बताया होगा कि देखिए निःशुल्क वितरण के लिए है। तो समझ रहे हैं ना, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसा तो है नहीं। किसान कहेगा पानी में फेंक दो, चाहे खुद खाओ, चाहे फ्री में दे दो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से होता है बेटा? करों का पैसा है, टैक्सों का पैसा। आप सीधे पैसा दे दें या अनाज दे दें, बात तो एक ही हो रही है ना बेटा। तो ये सब पूरी सिस्टम हम लोगों का बनाया हुआ है।
तो गांधी जी का यही मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होगी तब तक लोकतंत्र की सही स्थिति उत्पन्न ही नहीं मानी जाएगी। अब लोकतंत्र तो है ही है, कहने को तो रशिया में भी लोकतंत्र है, अब कह दीजिए लोग भारत में भी लोकतंत्र है। एक दिन किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन आपने पूछा था, बेटा क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा था, सही वक्त है बात एक बार फिर कर ली जाए। हाँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यही पूछा था ना आपने, अच्छा प्रश्न था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और लोकतंत्र तो हम ही है, ताल ठोक के कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र क्या है, एक दिन आपको मैंने बताया ही था कि जिनको नहीं भी चुनते हैं वो भी ताल ठोकते हैं कि हम ही आपके प्रतिनिधि हैं, माला वाला पहन के घूमेंगे, है ना। तो समस्या यही है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कुछ उसी की भूमिका थी बेटा। जब स्थानीय स्वशासन की बात किया गांधी जी ने, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में था कि यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक स्वरूप होगा। गांव के लोग बैठें और गांव के लोग ये फैसला करें कि हमारे गांव में कहाँ नाली बननी है, हमारे गांव में कहाँ सड़क बननी है, कहाँ खड़ंजा बननी है। ये फैसला लादा नहीं जाना चाहिए, ये फैसला गांव के लोग खुद लें। और गांव के लोगों को बेहतर पता है कि हमारे गांव में किन चीजों की आवश्यकता है। दिल्ली में, लखनऊ में बैठ के किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि किसी गांव में किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन जो गांव में रहता है उसे ये पता है कि हमारे गांव में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है। तो नीति वही बनाए, जो अभाव में है वही लोग योजना बनाए। देखिए, सैद्धांतिक रूप से ये बात तो बहुत अच्छी थी बेटा कि गांव के लोग आपस में ही मिल बैठ के फैसला करें कि हमारे गांव के लिए क्या करना है, और वो काम हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, किसी की हैसियत नहीं है रोकने के लिए। तो सिद्धांततः ये बात तो बिल्कुल सही थी, बहुत अच्छा था, सपनों का एक विचार था। लेकिन मुझे लगता है कि ये विचार तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि प्रधानी का जब चुनाव शुरू होगा तो ताबड़तोड़ हत्याएं होंगी। अरे देखते हैं आप, अभी घोषणा हो जाए प्रधानी का चुनाव होने जा रहा है तो यहां मर्डर वहां मर्डर ये सब शुरू हो जाता है। जिन गांव में एक रास्ता थी, समभाव था, वहां भी कम से कम 2-2, 3-3 गिरोह तो हो ही गए, एक दूसरे से कट्टर। तो गड़बड़ी खाली ये हो गई कि इसमें जो फाइनेंस का इश्यू आ गया, उस फाइनेंस ने लोगों के बीच में विवनता पैदा कर दिया। यानी अब प्रधान बनना, देखो क्या तरीका था, सब लोग मिल बैठ के फैसला करें कौन प्रधान होगा। ये सबका यूनिमस फैसला होता है। तो प्रधान हो गए भैया, अब प्रधान हो गए तो कई लोग लड़ेंगे चुनाव, तो 4 प्रधान तो नहीं होंगे, एक ही होगा ना। तो जाहिर सी बात है, भले ही वो हो गया, अब सब मान लो कि हमारे प्रधान यही है, लेकिन सब थोड़ी मानते। जो हारा वो बिल्कुल नहीं मानता, कहता है इनको हम हराना तो छोड़ो, धरती से उठा दे तो बड़ा अच्छा है ना। तो ये परेशानी आ गई बेटा। तो इसको थोड़ा सा हम आपको क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं, आज एक बिग पिक्चर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ तो कोई लोकतंत्र था नहीं। अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत लोकतंत्र दिखाने का ड्रामा जरूर किया, सदन उदन बना दिया, निर्वाचन शुरू करा दिया, लेकिन वो लोकतंत्र की जो वास्तविक परिणति थी वो तो स्वतंत्र होने के बाद, यानी गणतंत्र होने के बाद ही हम लोगों को मिली। लेकिन हमारे यहाँ जो राजतंत्र था बेटा, वो भी बड़ा खूबसूरत राजतंत्र था, क्योंकि राजा वंश परंपरा से हुआ करते थे या बाहुबल से हो जाते थे। लेकिन अब समस्या थी कि राजा अच्छा है या बुरा है, वो व्यक्तिगत रूप से कैसा है इस पर निर्भर करता है। अकबर का बेटा कैसा है ये जनता की इच्छा से थोड़ी निर्धारित होगा, और उसके भाग्य से निर्धारित होगा, उसकी समझ से निर्धारित होगा। वो जैसा होगा वैसा ही होगा। तो आपको राजा कैसा मिलेगा इसमें आपका थोड़ी फैसला था। ये तो अब वो लायक व्यक्ति है तो आपको लायक राजा मिलेगा, और नालायक अगर व्यक्ति है राजा का लड़का तो नालायक मिलेगा। तो नहीं, अच्छे राजा भी हुए, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। अशोक ने अच्छा शासन किया, अकबर ने भी अच्छा शासन किया, कई लोगों ने अच्छा शासन किया, बुरे लोग भी आते गए। लेकिन राजतंत्र में भी हमारे यहाँ बेटा पंचायती राज व्यवस्थाएं बहुत मजबूत रही हैं, और कम से कम दक्षिण भारत में अगर आप जाके देखें तो बहुत ज्यादा मजबूत रही है बेटा पंचायती राज व्यवस्थाएं। यानी जनता की बात को राजा दरकिनार नहीं करता था। खास करके जो चोलों का राज्य था, उसको हम लोग कहते थे ना कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं का स्वर्ण काल था, वो गोल्डन एरा था। क्योंकि राजा भले ही राजा होता था,
लेकिन प्रजा की इच्छाओं को सर आंखों पे रखता था। और सभा दुनिया भर की चीजें बना के बैठा हुआ था, उनसे राय लेता था, उसी के हिसाब से काम करता था। तो यही ना पंचायती राज व्यवस्था है आज की। बस अंतर ये था कि वो राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। तो मुझे लगता है कि आज से बेहतर रहा। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हुआ भारत में, तो आधुनिक समय में जो पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई वो तो चेन्नई से हुई, मद्रास से हुई। 1687 में उन्होंने मद्रास में नगर निगम की स्थापना किया। काहे नगर निगम की स्थापना किया, उसकी भी वजह थी। उनका ज्यादातर कंसंट्रेशन नगरों में ही रहता था, गांव से उनका कोई लेना देना तो अंग्रेजों का खास होता नहीं था। तो नगरीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन लोगों ने एक व्यवस्था बनाया, तो हमारा भी भला हो जाएगा और नगरों में बाकी लोग जो रहते होंगे उनका भी भला हो जाएगा। तो शुरुआत तो नगर स्वशासन से किया इन लोगों ने। फिर बाद में मियो आए, लॉर्ड मियो। तो 1870 में लॉर्ड मियो ने पहली बार एक गंभीर प्रयास करने की कोशिश किया कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को एक सिस्टमैटिक ढंग से पूरे भारत के लिए जहां जहां हमारा कब्जा है उसको लागू किया जाए। तो सोच तो बड़ी अच्छी थी मियो की, लेकिन वो सोच एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। वो प्लान तो बनाते रहे लेकिन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक गंभीर प्रयास किया, और इसीलिए कहा भी जाता है बेटा कि भारत के स्थानीय स्वशासन के वो पिता हैं। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता, कुछ हुआ नहीं खास, लेकिन उन्होंने इसकी परेशानियों को भांप लिया। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों सबको एक साथ समाहित किया, और उन्होंने कहा कि पूरे भारत को, हर जिले को वार्डों में विभाजित किया जाएगा, जिसको 2 वार्ड उन्होंने बनाने की सिफारिश की। एक को कहा डिस्ट्रिक्ट वार्ड बनेगा और एक तालुका वार्ड बनेगा। तालुका माने तहसील कह लो, जैसे हम लोग तहसील कहते हैं, साउथ में उसको तालुका कहते हैं। तो उन्होंने कहा 2 प्रकार के वार्ड बनाए जाएंगे जिसमें सारी जनता को समाहित किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट वार्ड बनेगा और एक तालुका वार्ड बनेगा। और इसमें भी एक गड़बड़ी होती थी कि ये निकाय तो जरूर बनाते थे, लेकिन उसमें ज्यादातर मनोनीत लोग होते थे, तो जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता था। तो रिपन ने कहा कि जो भी वार्ड बनेंगे उसके 2/3 निर्वाचित होंगे, बस 1/3 मनोनीत होंगे, और इनको वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी, यानी फाइनेंशियली ये आत्मनिर्भर हो पाए। अभी हमारे पंचायती राज व्यवस्था में एक तकलीफ तो है कि सब पूरा ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय स्वशासन, कुछ बड़े महानगरों को छोड़ दो, तो अनुदानों पर निर्भर है। यानी केंद्र और राज्य सरकार इनको पैसा ना दे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका अपना सेल्फ कोई रिसोर्स नहीं है। अरे भाई, ग्राम पंचायत को जो कर लगाने की शक्ति दी गई है, उन करों से तो मुझे लगता है 4-6 ईंट खरीदना मुश्किल हो जाएगा। खड़ंजा क्या लगवाएंगे आप? तो ये सब कुछ किस पे निर्भर हो गया बेटा? अनुदान पर। तो पहली बार रिपन ने कहा कि नहीं भाई, इनको वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए इनको कर लगाने की भी शक्ति दी जाए। क्लियर है बेटा? तो खास बात क्या दिखी कि पहली बार इन्होंने एकदम गंभीर प्रयास किया, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को समाहित करने की कोशिश किया, पूरे भारत को 2 तरह के वार्डों में बांटने की कोशिश किया। पूरा भारत मतलब जहां उनका कब्जा था, देसी रियासतों में थोड़ी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट वार्ड होगा, एक तालुका वार्ड होगा। सदस्यों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित जरूर होगी, लेकिन 2/3 सदस्य निर्वाचित होंगे और 1/3 सदस्य मनोनीत होंगे, और वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए इनको कर लगाने की शक्ति दी जाए। सोच बहुत अच्छी थी, हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक गंभीर प्रयास किया रिपन ने। फिर 1909 का रॉयल कमीशन आया, तो फिर उन्होंने भाषणबाजी ही किया। 1919 भारत शासन अधिनियम आया, तो उसमें भी प्रवचन ही दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें भारत को संघात्मक स्वरूप बनाने की कोशिश किया, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई ना, आपने पढ़ा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो पंचायतों को उन्होंने ये राज्यों की सूची में दे दिया, और कहा कि राज्यों की इच्छा है कि वो अपने यहां पंचायतों का ठीक से गठन करें ना करें, ये हमारी भूमिका नहीं है। यानी पंचायतों को उन्होंने दे दिया राज्य सूची में कि राज्य निर्धारित करें। तो सब होता ही रहा, कुछ हुआ है नहीं बेटा, और स्वतंत्र हो गए हम लोग।
है ना। और स्वतंत्र होने के बाद फिर गांधी जी की हनक थोड़ी शुरू से ही रही। तो गांधी जी का जो सपना था कि भाई भारत में पंचायती राज व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, उसको हम लोगों ने संवैधानिक स्वरूप तो नहीं दिया, लेकिन संविधान में जगह जरूर दिया। यानी हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 नीति निषेध तत्वों में पंचायती राज व्यवस्थाओं को स्थान जरूर दिया, और ये राज्यों की मर्जी पे छोड़ दिया कि जब आपको लगेगा कि अब भारत में सही स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, भारत में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्थाएं शुरू कर दीजिएगा। और मुझे लगता है आपको पता ही है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन से हम लोगों ने इसको संवैधानिक दर्जा दे ही दिया। क्लियर है बेटा। तो ये जो पूरा जो मामला है वो हुआ कैसे, थोड़ा उसको समझना है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। एक्चुअल में जब तक इंटरनेशनल एरिना नहीं देखोगे बेटा, तो कुएं के मेंढक वाले हिसाब से देखोगे तो चीजें बहुत क्लियर नहीं होंगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कब हुआ? 1945 में हुआ। वेरी गुड। तो अच्छा, ये बाय द वे ये तुक है कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ और 47 में हम स्वतंत्र हुए? ये बाई चांस हो गया? क्या उस द्वितीय विश्व युद्ध से भारत की सुंदरता से कोई कनेक्शन है? नहीं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तमाम घटनाएं होंगी, ग्रोह पैदा हुए, फलाना जन्म लिए, तो कहें कि हम पैदा हुए इसलिए स्वतंत्र हो गया भारत। नहीं, कनेक्शन है कि नहीं है, ये थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भारत को स्वतंत्र होने के बीच में कोई रिश्ता है कि बस ऐसे ही बाय द वे स्वतंत्र होना ही था, हम हो गए? क्या है? मतलब जो जापान था वो मतलब म्यांमार के होते हुए रास्ते से मतलब भारत मतलब कब्जा करना चाहता, भारत पे कब्जा करना चाहता। अब जापान कहाँ, यहाँ तक वो छोटा सा पिद्दी सा देश है, यहाँ तक क्या कब्जा करेगा वो? नहीं, वो सब उसकी युद्ध की रणनीति से हमारा लेना देना नहीं है। युद्ध की क्या रणनीति थी, युद्ध में कौन किस पे कब्जा करना चाहता था, वो सब खत्म करे कहानी। कहानी सिर्फ ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आखिर भारत ही स्वतंत्र हुआ। तो आपकी सूचना के लिए बता दूं कि द्वितीय विश्व के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से 50 राष्ट्र स्वतंत्र हुए, और हर जगह गांधी जी और फलाना ढमाका नहीं थे। कोरिया पोरिया सब उसी समय स्वतंत्र हुआ, उसी के आसपास स्वतंत्र हुए। तो ऐसा हो क्यों गया? उसके होने के पीछे, जैसे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, परिणत तो होगी, आज नहीं हो, कल हो, परसों हो, कभी हो, आराम से हो, भयानक रूप से हो, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहा है। मैं गलत नहीं हूं, सुन रहे हो ना? जब दोनों सही हैं तो लड़ाई काहे हो रही है? ना ना ना, गलत तो कोई हो ही रहा है, लेकिन दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी दलील है। रूस के पास अपनी दलील है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। भाई बताइए आप ही, मैं गलत कर रहा हूं? लोग कर ना ना, आप एकदम सही कर रहे हैं, और घास दीजिए 2-4 मिसाइल। तो नहीं कह पा रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि हम जो लड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अपनी स्वाधीनता बचा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कोई अपनी स्वाधीनता नहीं बचाएगा, हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे अपनी भूमि की, हम लड़ेंगे, वो भी सही है। दो लोग सड़क पे लड़ाई करते हैं, मार पिटाई, और तुरंत पहुंच जाती है पुलिस। क्या हो रहा है? तो सब एक दूसरे पे तोहमत लगाते हैं। अरे हम तो दूध के धूले थे, यही गड़बड़ किए सो लड़ाई हो गई, वो भी यही कहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति जो करता है वो अपने हिसाब से तो सही ही करता है, गलत कौन करता है? और जब मालूम है गलत कर रहे हैं तो गलत करता ही नहीं। कोई किसी का मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, अपने हिसाब से तो सही ही करता है। उससे पूछे काहे मार दिए? कहा मेरा मन कर रहा था मारने का, तो मार दिया। तो अपने हिसाब से कोई गलत अगर महसूस करे तो फिर गलत करे ही क्यों? तो सही से तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, अभी ये युद्ध खत्म होगा ना बेटा, तो दुनिया तो पूछेगी कि काहे हुई लड़ाई। जवाब तो देना होगा और बताना ही पड़ेगा, विश्व बिरादरी को संतुष्ट करना ही होगा। झूठ बोले, सही बोले, कुछ भी बोले, बोलना तो पड़ेगा, एक तर्क तो देना पड़ेगा। अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पर,
तहस नहस कर दिया पूरे देश को, और सद्दाम हुसैन को मुकदमा चला उला के टांग भी दिया फांसी पर। अब ये सही हुआ कि गलत हुआ, ये तो अलग चीज है, लेकिन तर्क तो अमेरिका देता है कि हमने गलत नहीं किया, हमने सही किया। तर्क तो देना ही पड़ता है ना बेटा। विश्व बिरादरी आपसे जवाब तो मांगेगी ना कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि इनके पास महाविनाश के हथियार थे। कहा किसके पास? कहा सद्दाम हुसैन के पास थे। नहीं हैं। जब लड़ाई होगी तो ऐसे ना होगी कि इनके पास वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए, ये पूरी मानवता के लिए खतरनाक है। तो हम पूरी मानवता के ठेकेदार हैं, है ना, और हम नहीं चाहते कि हमारे रहते रहते पूरी मानवता संकट में आए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब कौन पूछेगा अमेरिका से कि कुछ मिला? बहाना बना के हमला तो बोल दिया। अब तो पूरे इराक पे आपका कब्जा है ना, एक तो सुई भी मिली कहीं? जवाबदेहिता कौन निर्धारित करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ कर पाया? बर्बाद हो गया पूरा देश। आतंकवादियों की उर्वरा भूमि बन गई है, ISIS पैदा हो गया वहीं। ये सब किस वजह से हुआ? उन्होंने बर्बाद कर दिया इराक को। और एक सूचना बताऊं, सद्दाम हुसैन जैसे भी व्यक्ति थे अच्छे बुरे थे, लेकिन जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जितना खूबसूरत इराक में था पूरी धरती पे कहीं नहीं था। यानी जनता की जो आवश्यक चीजें थी वो सबको बहुत सही वक्त पे सही समय पर उपलब्ध कराई जाती थी, जिनको जरूरत होती थी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी। बेहतरीन जन वितरण प्रणाली थी, लेकिन हो गया। तो कहने का मेरे क्या मतलब है वो जरा समझिए कि जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होगी बेटा, आपसे पूछा जाएगा कैसा क्यों किया आपने, और आपको एक तर्क तो देना पड़ेगा, और तर्क अरगल नहीं देंगे आप ऐसा तर्क देंगे ताकि आपका बचाव हो। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये तो पूछा ही जाएगा कि ऐसी लड़ाई जिसमें परमाणु बम का प्रयोग हुआ, ये क्यों हुआ मानवता के विरुद्ध? तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जवाब अमेरिका ने दिया, कहा यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। ये जो पूरी लड़ाई थी वो साम्राज्यवादियों के विरुद्ध लड़ाई थी, कोई किसी के जमीन पे कब्जा ना करे, ये गलत बात है। और किसी ने आनंद ले लिया। ये सबसे बड़ा साम्राज्यवादी तो आपके बगल में बैठा हुआ है, ब्रिटेन। इसने क्या किया? अगर आप साम्राज्यवाद के इतने बड़े विरोधी हो तो मुझे लगता है सबसे बड़ा साम्राज्यवादी तो ब्रिटेन ही है, आधी दुनिया पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अब जवाब कहां दे पाएंगे आप? दूसरे की जमीन कब्जा किए हो और गए हो किसी जमीन के कब्जा की पंचायत करने, तो सामने वाला तो पूछ ही लगा तुम कैसे आ गए, निकलो इधर से। है कोई नैतिकता पंचायत करने की? ये कौन सी नैतिकता है? अमेरिका ने दो टूक कह दिया ब्रिटेन से कि अब निकल लें, अब भलाई इसी में है, अब जो हुआ सो हुआ, अब ज्यादातर जगहों से आप निकले। तो उनकी राजनीतिक मजबूरी हो गई और दूसरी उनकी आर्थिक मजबूरी भी हो गई थी। विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर हो गई थी। अब उनके बस का नहीं था कितनी जगहों पे कब्जा कर पाए। बस उसी में हम लोग भी हाथ धो लिए ना, तो सारे लोग स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र तो हो गए बेटा। अब हुआ क्या, जरा समझो, हम जा किधर रहे बेटा, जरा उस प्लाट को समझने की कोशिश करिए। जब हम स्वतंत्र हो गए, विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो तनातनी हो गई अमेरिका और रशिया के बीच में। विश्व युद्ध लड़े साथ मिलके, अरे वर्ल्ड वार दोनों साथ मिलके लड़े, लेकिन विश्व युद्ध समाप्ति के बाद कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, वो होता है ना, मैंने मार दिया। कई लोग मिलके अगर किसी डकैत को मार रहे हैं तो एक कहा मैंने मारा है, तो एक ने कहा मैंने घेरा था। हाँ हाँ, बाहुबली। बाहुबली कौन? कौन बाहुबली? तो अमेरिका ने कहा मैं बाहुबली, तो रशिया ने कहा मैं बाहुबली, क्योंकि मैंने जर्मनी की सेना को नस्तनाबूद किया, मैंने जर्मनी की सेना को हरा दिया, तो मैं ताकतवर। अब ये बेटा पूरी दुनिया जो है दो खेमे में बट गई और दुनिया हो गई बाइपोलर, दो ध्रुवीय दुनिया बट गई।
एक ध्रुव था अमेरिका का जो लोकतांत्रिक था, और एक ध्रुव था यूएसएसआर का जो साम्यवादी था। अब पूरी दुनिया में घमासान हो गया पूंजीवाद और साम्यवाद का। उस समय जहां जहां आप झंझट देखोगे, चाहे चाइना और ताइवान का मामला, चाहे आप इधर चले जाओ ये साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया के पूरे इलाके में, हर जगह यही लड़ाई चल रही थी कि अमेरिका सहयोग कर रहा था पूंजीवादियों को और रशिया सहयोग कर रहा था साम्यवादियों को। हर जगह घमासान मच गया। वो दौर ही चल रहा था कि मेरी ओर आ जाओ, मेरी ओर आ जाओ। वो गिरोह जब बनाता है तो सोचता है ना मेरा गिरोह थोड़ा तगड़ा हो, तो गिरोह वाला दौर शुरू हो गया था। उसी बीच में हम स्वतंत्र भी हो गए। अब भारत की ओर बड़ी ललचाई नजर से देख रहे थे, किस गिरोह में जाओगे? अमेरिका बुला रहा था इधर आ जाओ, रशिया का था नाम इधर और आप देख भी रहे होंगे शुरू में हमारी रशिया से बड़ी नजदीकियां रही, तो नेहरू जी का झुकाव तो थोड़ा सा था रशिया की ओर, लेकिन अमेरिका उधर ताल ठोक रहा था कि आप तो रिश्ते में हमारे भाई लगते हो। भारत ने कहा कैसे? अरे दोनों लोकतंत्र हैं, हम पुराने लोकतंत्र हैं, आप सबसे बड़े लोकतंत्र हो, इस नाते हम लोगों का तो रिश्ता है, तो आप मेरे खेमे में चले आओ। तो भारत ने तो बड़ी चालाकी दिखाई। भारत ने कहा गुट निरपेक्ष ना मैं इधर ना मैं इधर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर, इन लोगों ने मिलकर शुरू किया। कहा कि हम लोग भाई न इस खेमे में जाएंगे न इस खेमे में जाएंगे, हम लोग किसी गुट में नहीं जाएंगे, हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो रहे गुट निरपेक्ष। लेकिन अब यह था कि गुट निरपेक्ष रहते हुए भी जैसे गांव में आप देखते हो दो पार्टियां बन गई। एक आदमी कह रहा है कि भाई हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। दो गिरोह बन गए गांव में, तो एक आदमी जो बड़ा चालाक होता है ना, तो वो कहता है मेरा किसी से लेना देना नहीं भैया, किसी दुश्मनी नहीं हमारी। लेकिन अंदर खाने में कुछ तो चल रहा, मुंह से बोल भले रहे हैं लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं झुकाव तो है। तो भारत को लेके भारत ने कह तो दिया कि भाई हम किसी खेमे में नहीं जाने वाले हैं, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं। वही चल रहा है आज भी तो वही चल रहा है ना। भारत ने कहा कि हम ना यूक्रेन के खिलाफ है ना हम रशिया के खिलाफ है, लड़ो भिड़ो लो, और हम किसी के साथ युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये युद्ध दुनिया को नहीं पसंद है, हमको भी नहीं पसंद है। और मोदी जी सीधे पुतिन के सामने जाके कह दिए कि युद्ध का वक्त नहीं है, ये बातचीत का समय है। तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया खूब जोर से ताली बजाई ना। यूरोप वाले, अमेरिका वाले तो एकदम उछलने लगे कि अब आया भारत हमारी ओर। भारत ने कहा ना, हमने गलत को खाली गलत बोला है, हम किसी की ओर आने जाने वाले हैं नहीं। और मुझे लगता है संयुक्त राष्ट्र में जब जो वोटिंग हो रही थी, रशिया का अमेरिका का पुरजोर दबाव था कि भारत वोटिंग में शामिल हो। भारत ने कहा कि हम शामिल ही नहीं होंगे। और ध्यान रखना, ऐसी वोटिंग में शामिल न होना ही अपने आप में किसी का समर्थन होता है। ये अपने आप में समर्थन है। वोटिंग में आप शामिल, हम कह रहे हैं कि ये बदमाश है, चलिए दुष्टता वाला काम कर रहे हैं, आप लोग वोट दीजिए। आप कह रहे हम वोट ही नहीं देंगे, तो सीधी सी बात आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही सब तो मामला चल रहा था। तो हुआ क्या बेटा कि बड़ा आकर्षण था दोनों ओर से। हम लोग थोड़ा गरीब मुल्क भी थे, नया नया स्वतंत्र हो गए थे, खाने पीने के लिए भी नहीं था हम लोग पास, अनाज भी बाहर से ही मंगाना पड़ता था। उस बीच में अमेरिका ने, देखो उसकी एक बड़ी प्यारी चाल होती है अमेरिका की, जो हमेशा चलता है, क्योंकि उसके पास है पैसा और पैसे का वो इस्तेमाल कर लेता है। पाकिस्तान में किया इस्तेमाल, जब उसको जरूरत थी पाकिस्तान पैसे का इस्तेमाल किया। अब नहीं जरूरत है, अब एक ढेला नहीं दे रहा उसको, वो बेचारा भिखमंगा तरह से घूम रहा है, पैसा मांग रहा है, कोई एक चौकनी देने के लिए तैयार ही नहीं है। कहां गया अमेरिका? ना IMF थोड़ा ही देगा जब तक अमेरिका इशारा नहीं करेगा। जब तक अमेरिका इशारा नहीं करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा वैसा नहीं देती है। अब अमेरिका इशारा नहीं कर रहा है, वो आ रहे हैं, सब घूम घाम रहे हैं, दुनिया भर का मीटिंग हो रही है, वो हो रही है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, उधार कोई उसको तो बिल्कुल देना पसंद नहीं करता जो भिखमंगा हो गया है। अरे लौटाओगे कैसे भैया? कुछ उम्मीद की किरण दिखे लौटाने की, तो हम कोशिश करें। उसी उम्मीद की किरण के लिए IMF बार बार आ रहा है और पाकिस्तान को समझा रहा है कि आप ऐसा करो,
ताकि हमें लगे कि आप लौटा पाओगे, आप ठीक हो रहे हो। तो वो कर नहीं रहे हैं, चीन से पैसा मांग ले रहे हैं, उससे और बिदक रहा है। उधार मांग मांग के थोड़ी कोई घर चलता है या अर्थव्यवस्था चलती है। आपकी सेल्फ कुछ व्यवस्था है, यही सब हुआ। बहरहाल मुद्दा क्या उधर आ रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि देखो भाई, आप सबसे बड़े लोकतंत्र बन गए हो, बड़ा अच्छा बात है, तो इस नाते तो आप हमारे ही पक्ष में हो ना। किस नाते? लोकतंत्र के नाते, क्योंकि आप साम्यवादी नहीं बने। साम्यवादी बन गए होते तो रशिया के खेमे में होते, स्वाभाविक सी बात थी। और आपने चुना है लोकतंत्र का रास्ता, तो मुझे लगता है कि आप हमारे गिरोह के हो। भारत ने कहा कि लगे आपको, लेकिन हम हैं नहीं किसी गिरोह के, है ना, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा साम्यवादी है और कुछ हिस्सा हमारी पूंजीवादी है। तो हम तो दोनों पैतरा लेके चल रहे थे। माहौल जिधर बदलेगा उधर ही निकल लेंगे। क्या है भाई, दोनों विकल्प लेके चल रहे हो ना। आप मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना ना आपने क्या चुना? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसकी है? किसने दिया? जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया। क्यों दिया? नहीं, काहे दे दिया? अरे कोई दिक्कत हुई होगी तभी ना। अमेरिका पूंजीवादी देश था। 1930 में एक भीषण मंदी आ गई अमेरिका में, जिसको तीसा की मंदी कहा जाता है। ऐसा महसूस हुआ कि पूंजीवाद फेल हो गया, असफल हो गया। ठीक उसी वक्त जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था का यह फॉर्मेट अच्छा नहीं है, ये खतरों से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसमें कुछ हिस्सा सरकारी नियंत्रण में हो और कुछ हिस्सा निजी अधिकार में हो। तो कुछ माने कितना? जॉन मेनार्ड कीन्स ने कुछ परसेंटेज बताया होगा। 50 से ऊपर। क्या 50 से ऊपर रहे? सरकारी? उन्होंने कहा कि 45% अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, 55% भाग पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन उन्होंने बताया। आज भी भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, लेकिन आज क्या 55 और 45 वाला ही मामला है? अरे सरकार ने अपने आप को बहुत कम इलाकों तक सीमित कर लिया है। अब तो बस ये कहो कि एक कदम उठाना है, हम हो गए पूंजीवाद। लगभग हम पूंजीवाद के करीब पहुंच गए। हर कुछ हम प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं। कुछ ही इलाके हैं जहां डर के मारे या राजनीतिक कारणों से हम सरकारी क्षेत्र में बना के रखे हुए हैं। तो इसीलिए हमने चुना था ना बेटा, इसीलिए हमने ये मार्ग चुना था कि माहौल जैसा बनेगा वैसा परसेंटेज बदल लेंगे। लो, अगर माहौल साम्यवाद का होता तो हम उधर कन्वर्ट हो जाते परसेंटेज बढ़ाते बढ़ाते। अभी हम किधर का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं? पूंजीवाद का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। LIC में भी निवेश कर रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, फलाना हटा रहे हैं, धमाका हटा रहे हैं। यही ना पूंजीवाद है, और क्या है? कोई चीज सरकारी स्वामित्व में ना हो, सब निजी स्वामित्व में दे दिया जाए, यही पूंजीवाद है। तो हुआ क्या बेटा, वो जरा समझें। तो अमेरिका को तो ये लग गया कि भारत साम्यवादी देश नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। इस नाते भारत लगभग हमारे खेमे के नजदीक है, और उसने अपना वो दाव चल दिया जिसके लिए वो कुख्यात है। और उसका दाव है फाइनेंस। वो पैसे से बहुत कुछ करता है। पाकिस्तान उसके तलवे चाटता रहा जब तक वो पैसा देता रहा। सांस नहीं ले सकते उसके खिलाफ, इतना पैसा दे देता था, वो जाएंगे कहां भाग के। और जब उसकी गरज निकल गई तो कहा कि कुछ नहीं। गरज निकल गई, खत्म। अफगानिस्तान से निकल लिया, पाकिस्तान की क्या जरूरत है भाई? अफगानिस्तान से निकलने भर की देर थी, अफगानिस्तान से निकला, पाकिस्तान अब ठेंगे पर, बाढ़ में जाओ। खैर, तो उसने भारत से कहा कि देखो, रिश्ते में भाई भाई हैं हम लोग, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। भारत ने कहा करिए, इसमें कहां ऐतराज है? हाँ, मदद करना चाहते हैं करिए, इसमें कहां हम रोक लगा रहे हैं आपसे। तो उन्होंने कहा कि आप एक कार्यक्रम क्यों नहीं चलाते भारत में? कहा बताइए, कहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों नहीं चलाते भारत में? भारत ने कहा ये क्या चीज होता है? अरे अभी तो हम लोग गणतंत्र होते हैं, हम लोग क्या जाने ये सब क्या होता है। तो अमेरिका में ये सब कार्यक्रम चलते रहे हैं। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी अमेरिकन सोच है, ये US कॉन्सेप्ट है।
तो उन्होंने कहा कि आप कुछ इस तरह का कार्यक्रम बनाइए जिसमें समुदाय का विकास हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट किया जाए। तो भारत ने कहा कि इच्छा तो हमारी भी बहुत कुछ करने की है, पैसा नहीं है। हाँ भाई, इरादा कहाँ कम है किसका? जहाज लेने का हमारा भी इरादा है, पैसा हो तब ना। तो इच्छा कहाँ कम होती है बेटा? भारत ने कहा मेरी इच्छा तो वही है कि मैं जनता का विकास करूं, सब कुछ करूं, बाकी एक समस्या है, पैसा नहीं है। तो अमेरिकन कहा कि हम दें कार्य, बिल्कुल दे दीजिए, हम अब कल शुरू कर देते हैं। तो अमेरिकन का फंडिंग हम कर रहे हैं, यानी फंड हम कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, और आप भारत में शुरू करिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिससे समुदाय का विकास हो। तो भारत में यह कार्यक्रम शुरू हुआ 1952 से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, पैसा आता रहा, हम लेते रहे। ऐसा कोई पैसा आता रहेगा हम हमेशा लेते रहेंगे। पैसा किसको काटता है भाई? अगर कोई विदेशी एड हमको मिल रहा है तो मिलता रहे, हमें क्या आपत्ति है? तो अमेरिका पैसा देता रहा, हम पैसा खर्च करते रहे, विकास करते रहे। 5 साल के बाद अमेरिका ने पूछा कि कुछ विकास हुआ, धरातल पे कुछ दिखा? तो भारत ने कहा हुआ ही होगा, जब काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो विकास हुआ ही होगा। अमेरिका ने कहा कि कैसे कर रहे हो, जरा मुझे समझाओ ना। तो भारत ने कहा कि भैया हमने ब्लॉक बना दिया, एक खंड विकास अधिकारी बना दिया, बीडीओ ब्लॉक की जो अवधारणा आज आप देखते हैं वो 1952 की देन है। और जो एक पद आपको आज दिखता है ना, बीडीओ खंड विकास अधिकारी, वो भी उसी की देन है। तो उन्होंने कहा कि हमने पूरा ढांचा बना लिया है, ब्लॉकों में बांट लिया है, एक खंड विकास अधिकारी हमने बना दिया, गांव तक अधिकारियों की नियुक्त कर दिया, ग्राम सेवक वगैरह, और ये सारी कार्यक्रम हम इन्हीं के माध्यम से चला रहे हैं। अमेरिका सर पकड़ के बैठ गया। कहां नौकरशाही के बल पे कोई कार्यक्रम चला है आज तक जो आप चला रहे हो? नौकरशाही की एक बुराई होती है जो इसमें आकंठ डूबी रहती है। विकास के कार्य नौकरशाही नहीं कर पाती, वो रूटीन वर्क कर पाती है। अमेरिकन का जरा इसकी जांच कराओ। तो अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी थी अब तक कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए, तो आप गलत हो। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज के लिए नहीं किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, अरे 5 साल बाद भैया 57 5 साल बीता ना। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन इसलिए किया गया था कि आप ये जांच करिए कि पंचायती राज व्यवस्थाएं कहां तक सफल, और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहां तक सफल हुआ इन 5 सालों में, और अगर नहीं सफल हुआ तो इसको कैसे सफल किया जाए, इसका उपाय बताइए। तो ये जांच करने के लिए गए थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 5 साल से चला था उसकी समीक्षा कर रहे थे, 52 से 57 तक। जब इन्होंने समीक्षा किया तो उन्होंने कहा यह कार्यक्रम पूरी तरह से फेल है, यह कार्यक्रम पूरी तरह से असफल है, कुछ विकास हो ही नहीं पा रहा है, विकास खाली अधिकारियों का हो रहा है, जिस जनता का विकास होना चाहिए उस जनता का विकास हो ही नहीं रहा है। तो उन्हीं के जिम्मे ये काम भी सौंपा गया था कि फिर कैसे विकास हो, इसका उपाय भी आप बताइएगा। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था कि जिनका विकास करना है, कार्यक्रमों में अगर उनकी साझेदारी नहीं ली जाएगी तो विकास नहीं होगा। तो जनता की कैसे भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यह रिपोर्ट उन्होंने दिया। तब उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया जाए। सुन रहे हैं बेटा? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए उन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था बनाइए त्रिस्तरीय, और इसके माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करिए तो यह सफल हो जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि 58 में एनडीसी ने स्वीकार कर लिया। एनडीसी का नाम सुना? ऐसे हम बोलते रहेंगे, एक एक शब्द आप सुनते रहिएगा, सर हिलाते रहिएगा। हाँ, इसमें कोई शब्द अगर खटकता है तो बात करिए, मुझे लगा था गड़बड़ है। एनडीसी क्या होता है? नेशनल, आगे वाला सी वाला। अरे इतना डर डर के काहे बोल रहे हो बेटा? ये क्या चीज है?
अच्छा हिंदी में बता रहा, अब उर्दू में बताओ। अलग अलग भाषा बदल बदल के बता रहे हो। अरे ये क्या चीज है, ये क्या करता है, ये विकास करता है। ये है क्या चीज बेटा, ये है क्या चीज, ये हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये है कौन, इनकी कौन सी औकात है कि जो कह देंगे पूरा भारत मान लेगा और दीदी भी मान लेंगी, नीतीश जी भी मानेंगे? नहीं, है क्या चीज आप कह दें आप पूरा भारत सर झुका के मान लेगा? भारत गुलाम है केंद्र का, राज्य गुलाम है केंद्र के, राज्य कहेंगे नहीं मानेंगे, गलत नीति है। वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना बेटा, ये क्या चीज है। चलो थोड़ा सा इस पे भी बात कर लें। जब हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, यानी अंग्रेजों ने मन बना लिया था कि हम स्वतंत्र करेंगे आपको, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार बनी थी हमारे यहाँ 1946 में। अंतरिम माने फिर गड़बड़ किया, यही गड़बड़ हम कहां तक ठीक करेंगे? जब कोई शब्द बोला जा रहा है वहां कुछ गड़बड़ है तो आप उसको क्लियर करो। अंतरिम जी बेटा, संविधान निर्माण का जो समय था उसके बीच को जो समय होता है उसको अंतरिम कहते हैं। अभी जब जनगणना होगी ना, अभी तो हो ही नहीं पाई कोविड के कारण, जब जनगणना होगी ना तो सबसे पहले आएगा जनगणना का अंतरिम रिपोर्ट। सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं कभी, इसीलिए अंडबंड परिभाषित भी कर रहे हैं। तो जब भी जनगणना की रिपोर्ट आती तो सबसे पहले आती अंतरिम रिपोर्ट। अंतरिम माने अस्थायी और कुछ नहीं, है ना, मानिए वो फाइनल नहीं है। तो जनगणना होती है तो फौरी तौर पे एक रिजल्ट दे दिया जाता और डेटा दे दिया जाता और बता दिया जाता है कि ये अंतिम नहीं है, ये अंतरिम है। अंतिम डेटा अच्छे से प्रोसेसिंग करके दिया जाएगा। तो अंतरिम और अंतिम में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी अंतरिम माने अस्थायी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम संसद की स्थापना हो गई। क्लियर है बेटा? अरे सॉरी, अंतरिम सरकार की। और उसी समय देश बेचैन हो गया कि अब तो हम स्वतंत्र होने ही जा रहे हैं, देश को हम कैसे विकास की ओर ले जाएंगे। तो उन्होंने एक समिति बना दी जिसका नाम था केसी नियोगी समिति। नजर में आया होगा पढ़ते लिखते समय 1946 में। तो केसी नियोगी समिति ने कहा था कि हमारे यहाँ योजनाओं के लिए एक कमीशन बना दिया जाए जिसका नाम रखा जाए योजना आयोग। लेकिन परेशानी ये थी कि ये केंद्रीय अभिकरण है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। योजना आयोग में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती, केंद्र की भूमिका है, केंद्रीय अभिकरण भी है। अब दुख इस बात का था कि योजना आयोग अगर कोई योजना बनाता है तो राज्य क्यों मान लेंगे? राज्य नहीं मानेंगे भाई, और जान लेंगे कि अगर बहुत अच्छी योजना है तब तो और नहीं मानेंगे, क्योंकि ज्यादा अच्छी योजना से फायदा हो जाएगा। बड़ी भारी परेशानी है ना बेटा। तो योजना आयोग योजना बनाता है, तो उन्होंने कहा कि योजना तो बन गई, लेकिन योजना को व्यवधान न हो, संकट न हो लागू होने में, इसके लिए भी एक अभिकरण चाहिए। तब उन्होंने रिकमेंड किया कि एनडीसी चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद चाहिए। तो उन्होंने बताया इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें योजना आयोग के जितने सदस्य होंगे वह भी होंगे। योजना आयोग का जो सचिव होगा वो एनडीसी का सचिव कहलाएगा। प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक भी इसके सदस्य होंगे, और योजना इन्हीं के समक्ष रखी जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी। ये लोग अगर योजनाओं पर सहमति जता दिए कि हाँ ठीक है, तो फिर भारत में योजना को रोकने वाला कोई माइकलाल नहीं है। कौन रोकेगा? जब भारत के सारे मुख्यमंत्री सहमत हो गए, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक सहमत हो गए, तो मुझे तो नहीं लगता बेटा योजना को फिर भारत में कोई रोकेगा। इसीलिए के संथानम एक समिति आई थी जिसने इसको सुपर कैबिनेट कहा। संथानम समिति ने इसको क्या कहा बेटा? सुपर। ये संथानम समिति क्या थी? बड़ा अच्छा लगा कि आपने याद कर लिया है। तो मन में ये नहीं आया कि आखिर ये कौन भूत प्रेत हैं? एक चीज की परेशानी हम आप में महसूस कर रहे हैं बेटा, आपके अंदर सब ठीक है, जिज्ञासा का भाव है, आप जिज्ञासु नहीं हो।
जब भी कोई चीज खटकती है, कोई नई चीज आती है, तो आपकी जिज्ञासा वहीं मर जाती है। आपने क्यों नहीं जानने की कोशिश किया कि ये संथानम कौन है? ये कौन है जो कह देंगे कि ये सुपर कैबिनेट है? तो के संथानम कोई कमेटी बनी थी, जरूर रही होगी। 1962 में एक कमेटी बनी संथानम आयोग, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के लिए बनी। इन्होंने कहा कि ये तो सुपर कैबिनेट है, क्योंकि ये अगर अनुमति दे दिया, कोई भी नाम आए बेटा उसको डिटेल में जाओ। पहले दिन जब मैं आया था आपके बीच में, तो थोड़ा परिचय नहीं था, वो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, क्योंकि कुछ तो टेढ़े देख रहे थे कि पढ़ा लेंगे कि नहीं पढ़ा लेंगे, कुछ मेरी जांच परख भी कर रहे थे। तो ये सब प्रक्रिया है, होती रहती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले दिन से ही आपको चेतावनी दे रहे थे कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, नए ढंग से पढ़ना है, बस जीत जाएंगे आप। और नहीं वही लकीर के फकीर वाली अगर स्टाइल अपनाए तो रह जाएंगे आप। तो यही करना है बेटा, जहां कुछ दिखे उनका पोस्टमार्टम कर लो, जहां भी कुछ दिखे नया उनके बारे में जरूर जान लो। अब आपसे एनडीसी नहीं पूछेगा संथानम आयोग का गठन। अगर एनडीसी आपने पढ़ा है ढंग से तो जरूर बता देंगे संथानम आयोग का गठन किस लिए किया गया था। और आप तो चौंक जाओगे, ये अंडबंड आयोग पूछते हैं, हम क्या क्या बताएं, ये अंडबंड है। एनडीसी अगर आपने पढ़ा होता तो संथानम आयोग जरूर पढ़ना चाहिए था आपको, और पढ़ना चाहिए था आपको, बताना चाहिए ये। तो एक तरह से कई स्वीकार कर लिया ना, संथानम आयोग भी पूछ लिया और एनडीसी के बारे में भी आपको जानकारी पक्का होगी अगर संथानम आयोग पढ़ा होगा तो हुआ क्या बेटा कि इसको बनाया गया, एक बॉडी बनाई गई। तो 1958 में एनडीसी ने इसको स्वीकार कर लिया। बलवंत राय मेहता आयोग के प्रतिवेदन को राष्ट्रीय विकास परिषद ने मान लिया कि हाँ भाई ये ठीक है। और अगर उन्होंने कह दिया ठीक है तो फिर तो नहीं लगता कि भारत में कोई परेशानी हो। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सही वक्त सूझा, और वक्त ये था गांधी जयंती का अवसर, जो कि गांधी जी का ही सपना था। इसे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी। लेकिन ये जो शुरुआत थी वो संवैधानिक नहीं थी। तो शुरू हो गया, धीरे 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 कई प्रदेशों में इसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद नेहरू जी चले गए मतलब कहीं इधर नहीं उधर चले गए। फिर आ गए लाल बहादुर शास्त्री, वो रूस चले गए, ठीक है, रशिया चले गए। उसके बाद मैडम आई श्रीमती इंदिरा गांधी, वो बनी प्रधानमंत्री, और यंग ब्लड थी, नई सोच थी, पढ़ी लिखी भी थी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, पंचायती राज व्यवस्था। तो इंदिरा जी इसकी तुर विरोधी थी। और मुझे लगता है कि किसी भी घटना का वर्णन आप उस समय काल में जाके ही करेंगे। आज के नजर से आप किसी चीज को देखोगे तो सही दृश्य नहीं दिखेगा। उस काल में जाना पड़ेगा, उस समय में जाना पड़ेगा, उन परिस्थितियों में जाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि दूसरा महात्मा गांधी पैदा हो सकते हैं, तो एक ने जवाब दिया कि हाँ, सारी परिस्थितियां फिर वही करिए, फिर अंग्रेजों को बुलाइए, फिर भारत को गुलाम करिए, फिर जैसे जैसे था वैसे वैसे करिए, गांधी जी पैदा हो जाएंगे, है ना। तो परिस्थितियां होंगी तो परिस्थितियों से नेता पैदा होते हैं। अब गांधी जी की कौन जरूरत है, अब मोदी जी की जरूरत है, ठीक है। तो हो गए पैदा, आगे किसी और की जरूरत होगी, कोई और पैदा होगा। बहरहाल, तो कहने का सिर्फ ये मतलब था बेटा कि पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई। इंदिरा जी को लगा कि बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दिया गया, एक मुहावरा है, तो अस्तूरे का उपयोग तो कम, दुरुपयोग अपने ही काट पीट लेगा चेहरा। नहीं, बिल्कुल इंदिरा जी ने, मैं उसका पक्षधर हूं, इंदिरा जी ने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा। न भारत उतना शिक्षित था, न भारत के पास उतनी समझ थी, न इस तरह की भावनाएं थी कि इनको इस तरह का अधिकार दे दिया जाए। तो उन्होंने इसको डिप्रेस किया। देखो, 2 तरीके से डिप्रेस किया जाता है, ध्यान ही नहीं देना। तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो धीरे धीरे पंचायती राज व्यवस्थाएं डिप्रेस होना चलू। इंदिरा जी हार गई चुनाव। फिर आ गए मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो जब भारत में कुछ नई सरकार आती है, नए लोग आते हैं, तो नया उत्साह आता है।
जैसे आपके यहाँ अखिलेश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो लगा कि अब तो इंकलाब हो जाएगा, हो गया। अब योगी जी आए, वह इंकलाब हो रहा है, तो होता रहेगा ऐसे ही। तो नई सरकार आ गई, तो नई सरकार को लगा कि अब तक तो कांग्रेस ही देश को शासित करती रही, अब थोड़ा हम कुछ नए ढंग से सोचेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पंचायती राज व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करेंगे, फिर से जिंदा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि तुम लोग भी किसी मेहता को ढूंढो, देखो उधर भी मेहता था, तो तुम भी किसी मेहता को ढूंढो। ये मिल गए अशोक मेहता। ये बाई चांस ऐसा हुआ, दोनों मेहता ही मिल गए, वो बलवंत राय मेहता और ये अशोक मेहता। कोई रिश्ता नहीं है इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो अशोक मेहता मिल गए। उन्होंने कहा कि फिर से बताइए कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को कैसे लागू किया जाए। 78 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। किसने? अशोक मेहता ने। और इन्होंने कहा कि अभी ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्थाओं का वक्त नहीं है, तो उन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सिफारिश की, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। न्याय पंचायत की भी सिफारिश की। राजनीतिक दल पे चुनाव हो, राजनीतिक पार्टियों के आधार पे चुनाव हो, इसकी सिफारिश की, यानी चुनाव। बहरहाल वो भी शुरू हुआ, यही लोग चले गए। लेकिन कहां लंबी सरकार चली भाई मोरारजी देसाई की। फिर आ गए इंदिरा जी। इंदिरा जी ने कहा कि कहां गया अशोक मेहता, खत्म कहानी। इंदिरा जी भी खत्म, अपने बंगले में मारी गई, है ना। वो 2 महान जो विभूति हैं, नाम सबने याद किया होगा, तो उनके बंगले में हत्या हो गई इंदिरा जी की। और जिन कारणों से हत्या हुई वो कारण फिर पंजाब में उभर रहा है। इंदिरा जी की हत्या का प्रमुख कारण क्या था? थोड़ा बात कर लेना, आज मन हो रहा है बात करने का। है? ये क्या था ब्लू स्टार? अरे रुको भाई, बात करने दो। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अब इसका नाम नहीं सुना होगा आपने, ब्लू स्टार चूंकि बड़ी चर्चाओं में रहा है। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? हाँ, पीछे कोई बच्चा बोल रहा था, बोलो बेटा। अपराधी नहीं, आतंकवादी कहो। और उसमें सबसे बड़ा था जनरल सिंह भिंडरावाले, है ना। उन्हीं के बारिश आजकल दिख रहे हैं सड़कों पे, और ये पता नहीं कि हिंदुस्तान है, मिट्टी में मिला देंगे। सदन में बोलते हैं ना कि हम मिट्टी में जरूर मिला देंगे। तो अभी सरकार अवॉइड कर रही है कि अभी बच्चे हो, उड़ान भर लो, पल भर में तहस नहस कर देंगे। लेकिन वो बहुत भयानक हो चुका था बेटा, जनरल सिंह भिंडरावाले। नहीं, वीपन्स उसके पास बहुत बढ़िया थे। वैसे वीपन हमारे यहाँ पुलिस के पास भी नहीं थे, और संख्या बल भी ठीक ठाक जुटा लिया, स्वर्ण मंदिर में शरण ले लिया, और सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। अब समस्या ये थी कि उससे बाहर कैसे निकाला जाए, और किसी नेता का ये बहुत बड़ा फैसला होता है, और ये फैसला बड़ा नेता ही कर पाता है, डरपोक के बस का नहीं है। और इंदिरा जी ने एक साफ फैसला किया, सेना भेजी अंदर। लोगों ने जरूर इंदिरा जी को बताया होगा इंदिरा जी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इंदिरा जी ने कहा होगा जो भी कीमत होगी चुकाएंगे, लेकिन देश बचाएंगे। और सेना अंदर गई। मुझे लगता है कभी डॉक्यूमेंट्री वगैरह पढ़े देखें तो आपको आइडिया लगेगा। सबको सैनिटाइज किया, खून खराबा हो गया। जो अकाल तख्त है, जो स्वर्ण मंदिर है, उधर से ज्यादा फायरिंग आ रही थी। सेना का स्पष्ट निर्देश था कि उधर कम से कम फायरिंग करें, नुकसान ना हो। लेकिन अब शहीद भी हो गए, ढेर सारे हमारे बच्चे शहीद हो गए, लेकिन फिर भी खाली कराया गया। तो ये सब हुआ जिसकी कीमत इंदिरा जी को चुकानी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि सिख कौम आखिरी नाराज हो गई इंदिरा जी से, अंतिम नाराज हो गई कि हमारे सबसे बड़े धार्मिक स्थल को इन्होंने दूषित कर दिया, खराब कर दिया, उसकी मर्यादा का खंडन किया, सो मारी गई। अब आ गए एक हवाई जहाज उड़ाने वाले को, है ना, राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री। फिर नया खून। तो इन्होंने, थोड़ा सुन लो, आज हम कल से लिखाना भी शुरू कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने कहा कि भाई हम, ये क्या हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था। तो इन्होंने टूटा फूटा जो भी सिस्टम बचा हुआ था, प्रधानों की मीटिंग बुलाया। अब प्रधानमंत्री प्रधानों की मीटिंग बुलाया तो बहुत बड़ी बात है। तो बारी बारी से अलग अलग इलाकों के लोगों से मिलते रहे, और अल्टीमेटली उन्होंने एक समस्या पकड़ ली
समस्या ये थी कि दिल्ली से जब ग्राम के विकास के लिए जो पैसा भेजा जाता था वो पैसा गांव तक नहीं पहुंच पाता था। तो इन्होंने अपने प्रमुख सचिव से पूछा कि ये पैसा जो हम लोग दिल्ली से जारी करते हैं गांव के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है? तो कहा कि सर ये पैसा सड़क से जाता है, तो घिस जाता है। चलते चलते गांव तक दूरी है ना मुझे की, तो घिस जाता है। तो मालूम चला कि गांव तक पहुंचते पहुंचते ना लगभग 8-10 पैसा रह जाता है, घिसावट हो जाती है रास्ते पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो हवाई जहाज से भेजो। तो उन्होंने उसी का उपाय अपनाया और उन्होंने कहा कि अब संवैधानिक दर्जा देंगे। तो पहला प्रयास जो किया 1989 में वो राजीव गांधी ने किया और कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देंगे। इन्होंने 64वां 65वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कराया, जो विधेयक पारित नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा में इनका प्रचंड बहुमत था, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, तो वो नहीं पारित हो पाया। इस कहानी से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछ लिया। बिहार में तो पूछा ही गया, सिविल सर्विसेज पूछ लिया कि पंचायती नहीं। पूछने के बाद तो हिलोरे बहुत लेने लगते हैं हम। पूछने के पहले हिलोरे ले लें तो बड़ी अच्छी बात है। ये मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ये जो आपको पढ़ा रहा हूं ये पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास उन्होंने किया, वो प्रयास सफल नहीं हुआ। राजीव गांधी भी चले गए, उधर कहीं चले गए बम ब्लास्ट वगैरह में। फिर प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, जैसा नाम वैसा काम, है ना। तो बहुत बड़े काम किया बेटा, बस खाली गड़बड़ी ये हो गई वो कांग्रेस परिवार से संबंधित नहीं थे, नहीं तो जो काम किया ना बेटा कि पूछो मत। भारत की अर्थव्यवस्था जो आकाश की ऊंचाई पे आज दिख रही है उसके सूत्रधार है वो पीवी नरसिम्हा राव। उन्हीं के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों ने मिलकर अर्थव्यवस्था को वो ऊंचाई दी ना बेटा कि पूछो मत। आज भारत जहां खड़ा है वो उन्हीं का एहसान है। पाकिस्तान वाली हालत थी हम लोग उस समय, तो उन्होंने ठीक ठाक किया और पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का भी काम किया उन्होंने। 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया और 1992 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया। हमने संविधान का भाग 9 और 9 स्थापित किया, 2 अनुसूचियां जोड़ दिया और पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। कहानी ठीक लगी तो धन्यवाद कहिए, ठीक है। नहीं कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा लिखो बेटा, 2 लाइन शुरुआत तो कर दें। एक पूरी समरी मैंने कोशिश की कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि हमारी पंचायत। अब छोटे छोटे जो माइक्रो चीजें हैं वो तो पढ़ेंगे, सूक्ष्म चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल वगैरह हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था पे भी जहां तक मेरी समझ है हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें बेटा। हाँ, लिखें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था ऐतिहासिक काल से ही विद्यमान रही है। अरे शुरुआत तो हो ही जाए बेटा। ऐतिहासिक काल से विद्यमान रही है। चोलों का शासन पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल माना जाता है। तो आज हम यही समाप्त करेंगे बेटा, कल फिर हम शुरुआत करेंगे। हमने कहा शुरुआत तो हो ही जाए, सुना सुना ना लगे, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का क्या बेटा, स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। तो हम बात यही समाप्त करेंगे बेटा, कल हम फिर शुरू करेंगे और लिखाएंगे। अभी तो एक मोटा मोटा डायग्राम लिखाएंगे और फिर हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज पे बात